जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सुखी रहे मेरा हिंदुस्तान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं आज किसान चौपाल में। मेरा सौभाग्य है कि बिजनौर ज़िले के किसान जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा से या बात करने की इच्छा से, राम राम जी सभी को, राम राम। सीखने की इच्छा से और सिखाने की इच्छा से। मैं तो खैर क्या सिखा सकता हूँ, इनका बालक हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि सभी लोग यहाँ आ रहे हैं और सीख रहे हैं गन्ने के बारे में, अलग अलग खेती के बारे में। तो एक चौपाल बड़ा अच्छा है कि हम खेतों के बीच में बैठे हैं और हम किसान अब जागरूक हो रहा है धीरे धीरे। किसान अपने दर्द का निवारण ढूंढने के लिए निकला है। जो अभी तक हम लोग लोगों पे आश्रित थे, अभी वो आश्रितपना खत्म हो गया हमारा, और कहीं ना कहीं हम एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ते मिल भी रहे हैं। तो किसान कार्यशाला एक पहल है, एक सोच है जो किसानों का हाथ पकड़ के उनको सही रास्ते बताती है, जागरूक करती है। सबसे बड़ी चीज़ है जागरूकता। जागरूकता के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है, चाहे वो धर्म का रास्ता हो, चाहे वो खेती का रास्ता हो, चाहे वो किसी नौकरी का रास्ता हो, ट्रेडिंग का रास्ता हो। जागरूकता के माध्यम से ये आगे जा सकते हैं। मैं एक छोटा सा परिचय लूँगा, उसके बाद हम चर्चा पर शुरू करते हैं। ताऊ जी राम राम। आपका एक परिचय थोड़ा सा बता दीजिए। वहीं पर नहीं, बस यहाँ से बोल दो, पकड़ लेगा। अच्छा ठीक है जी। मेरा नाम रवतार सिंह है जी। और गांव ये पापटी है, मुरादाबाद बिजनौर रोड पर। जी जी, जिला बिजनौर। जिला बिजनौर है जी। ठीक है। ताऊ जी कितने साल से खेती करते हैं लगभग? जी खेती तो उम्र ही निकल गई। हाँ, उम्र ही निकल गई। खेती कह रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अभी क्या स्थिति है, समस्याएं क्या आ रही हैं लगभग? और समस्या ये है जी, गन्ने का खेत है वो पूरे के पूरे बैठ गए। लागत बड़ी अच्छी लगी जी, और खरसा में बड़ा अच्छा गन्ना दिखता रहा, लेकिन बरसात में आकर अब गन्ना पट हो गया वो। बहुत बढ़िया। हाँ, सब एकदम खत्म, बैठ गया नीचे। हाँ जी, मुश्किल से बस ऐसा 20-25 कुंटल निकलेगा ना, मुश्किल ही है। मतलब ये समझो कि ठेके के पैसे हाँ जी, भी वापस लागत नहीं आने की उसमें। जी जी। हाँ, अच्छा, लागत बहुत महंगी आ गई, दवाइयों की और मजदूरी की। इसी पे चर्चा करेंगे ताऊ जी पूरी। ठीक है जी। भैया नमस्ते, आपका परिचय आप बता दीजिए, मैं पकड़ लूंगा। मेरा नाम ओमवीर सिंह, गांव सौफतपुर है जी। गांव किस तरफ आ रहा है, क्योंकि इस वीडियो को ना पूरे माध्यम, पूरे भारत में और भारत के बाहर भी लोग देखते हैं, तो पूरा एक परिचय जिले के साथ, जी क्योंकि मैं भटकता रहता हूँ अलग अलग जिलों में। जी जी जी। ये जी चंदक से 7 किलोमीटर, नांगल से 3 किलोमीटर पहले पड़ेगा जी। सड़क पे ही है, लगभग सड़क से थोड़ा 50 मीटर दूर होगा। जी जी जी। तो क्या समस्याएं खेती में है मुख्यतः? खेती में तो जी लगातार पैदावार गिरती जा रही है और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जो 10 साल पहले पैदावार थी वो 5 साल पहले नहीं थी, जो 4 साल पहले थी वो अब नहीं है, बिल्कुल गिरती जा रही है पैदावार। जमीन जवाब नहीं दे रही और मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ भी खा रहे हैं पेट में नहीं पच रहा है। हाँ जी, वो स्थिति बन गई। क्या करें समझ में नहीं आ रहा जी। यहाँ तक कैसे आना हुआ, मुझ तक कैसे पहुँचे? आप तक जी, आपको सुना वीडियो में, तब ये लगा कि भाई ये तो इतने जानकार खेती के, इतने बड़े, मतलब इतने कीमती आदमी और हमारे जिले में, और हमको पता नहीं था। तो इनसे कुछ जाने, हम भी सीखें। एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ जी, घर की मुर्गी दाल बराबर। चलो कोई क्योंकि नहीं, आप जिस तरह से इतने व्यस्त होने के बावजूद, इतनी जानकारी होने के बावजूद और इतनी आसानी से आपसे मिलना हो गया, तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप किसानों के, बस मैं था बिजनौर में, आपने बोला, मैं बोला ठीक है आ जाओ। किसानों से कहीं ना कहीं आपको सच्चा प्रेम और आपको ये सिखाने की कि भाई मैं जो जानता हूँ दूसरे लोगों तक पहुँचाऊँ। देखिए, प्रेम तो इसलिए होना एक सच्ची भावना आपके अंदर, प्रेम तो इसलिए कि दादा किसान, हाँ जी पिताजी किसान, परदादा किसान, हम तो खानदानी पूरा, हम तो हैं ही किसान। जी। और किसान का बच्चा ही फौज में जाता है। जी। वापस से आकर अगर मैं देश को, अगर सच्ची देशभक्ति करनी है तो आप किसान की मदद कर दो। उसमें सारे समुदाय आ गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मंदिर मंदिर गुरुद्वारे में, यही किसान की सेवा करो, ये सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा। तो सौभाग्य है मेरा कि 35 से 40 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और भगवान ने मुझे चुना इस काम के लिए, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। भैया जी आपका परिचय? मैं तो सौबतपुर का रहने वाला हूँ जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम किरण सिंह है जी। आपकी भी समस्याएं यही हैं? यही गन्ने वाली समस्या मेन कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो फंगस का वो आ गया मामला। गन्ना इतना जब बड़ा हुआ हमारा जी। बहुत बढ़िया था, सब लोग देख रहे थे कि यार गन्ना आपको 100 निकलेगा। हाँ, अब जैसी ही बारिश पड़ी, खत्म। 5 गन्ने मेड़े में खड़े हैं तो 2 गन्ने सही हैं, 3 गन्ने खत्म हो गए, सूख गए, बस बेकार ही हो गए भी। तो अब देख लो तुम। चलो साहब, यही समस्या साहब, करेंगे समस्याओं का समाधान। भैया नमस्कार सभी को, मेरा नाम ओमवीर सिंह, मैं बिजनौर जिले के फुलसंदा गांव से बिलोंग करता हूं और हमारा गांव जो है नेटौर ब्लॉक में पड़ता है और नेटौर कोतवाल रोड पर हमारा गांव है। मैं सर के पास आया हूं आज। गन्ने की जो समस्या है रोग वाली, सारी लागत लगाने के बाद पैदावार नहीं मिल पा रही, कि इसमें कुछ सुधार हो या कुछ गन्ने से हट के खेती से कुछ विकल्प ऐसा मिले जहाँ से हम अपनी आजीविका चला सकें।
जी अभी सवाल शुरू करते हैं, तो पहले आप अपने सवाल पूछ लो। सभी कोई भी सवाल ताऊ जी मन में लेके मत जाना, हर सवाल का जवाब दूंगा और एकदम आराम से समझाऊंगा आपको। सर सवाल ये है कि जो हमारे गन्ने की खेती है खत्म होती जा रही है, इसका कुछ समाधान है या नहीं? नहीं, गन्ना का बीमारी का समाधान चाहिए या इसका विकल्प चाहिए? नहीं, विकल्प भी चाहिए। पहले तो विकल्प तो पीछे खड़ा है जी। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को केला दिखाया जब हम अभी बैठे थे, इंतजार कर रहे थे, क्या अंदर से वास्तविकता क्या लगी केले को देख के? कैसा केला है? केला ठीक है, बढ़िया केला, शानदार केला, बहुत अच्छा लगा है। तो जिस तरीके से आपने बिना लागत के गन्ने के खेत में पड़ के इतनी खुशी होती है जितने केले में हुई। और ये चौथे साल का है भाई साहब, एक बार लगाओ और 5 साल काटो। किसान को जो मैंने आपको समझाया ना, बेचने वाली का नहीं। ताऊ जी इसमें मंडी की क्या वो है जी पोजीशन? अजय घर से ले जा। अच्छा, अब्बा और बोल रहे हैं वो। कुछ लोगों ने लगाया, उन्होंने बताया उसने कहा यहाँ मंडी है, कोई ग्राहक नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है ताऊ जी, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। अगर आपके पास कोई चीज़ है, जी जी फल है, जी। तो ये फल जो सामने वाला मंडी वाला आदमी है, हाँ वो इसलिए लेके जा रहा है आपसे जी। कि इसको बेच करके 2 पैसे कमाए। ठीक। अब आपके अगर केले में क्वालिटी नहीं है, जी जी। आप केवल क्वांटिटी बना के बैठ गए और आपने अंधाधुंध जहर पेला। अब मैं कारण बताता हूँ कि आपने दुकान वालों के कहने से या किसी अज्ञानी आदमी के कहने से, जिसको केले की पूरी जानकारी नहीं थी, आपने केले में जो मन किया वो डाला, जो मन किया वो डाला। अब आपका केला तैयार हो गया। ये फलियां या तो 38 से 40 कैलिबर से ज़्यादा हो गई, या पतली रह गई, या लंबी ज़्यादा हो गई। आपको पता नहीं था केला कैसे करना है, सामने वाला भैया जी जैसे बताते रहे मैं करता रहा। अब वो क्वालिटी नहीं बन पाई। पहली बात तो वो आते ही आपका रेट गिरा देगा और कहेगा नीचे की फली बड़ी है, छोटी है, इनको नहीं लूँगा। तो नीचे के अगर उसने 3 पंजे काट दिए, आप तो वहीं तक रखोगे ना जहाँ तक आपको फली दिखाई देगी। तो नीचे के अगर 3 पंजे आपने नहीं तोड़े तो व्यापारी लास्ट में तोड़ेगा, और जब वो तोड़ेगा तो ज़मीन पर डालेगा काट के। 3 किलो तो गया भाई साहब। अब पूरे खेत में 1 एकड़ में 3 किलो के हिसाब से जोड़ियो कितने पेड़ हैं, तो कुंटलों कहाँ लेके जाओगी इसे इतने इतने केले को? तो पहला घाटा यहाँ से। दूसरी बात, उसने गाड़ी में भर लिया और केला यहाँ से सपोज करो लखनऊ जा रहा है, तो आपका केला ओवर साइज हो गया, क्वालिटी है नहीं, केमिकल से बना हुआ है, तो नीचे की 2 लाइन पक गई। जब वो वहाँ जाके मंडी में उतरा तो नीचे वाला चूक गया पूरा केला, पक के मतलब पिलपिला हो गया, आधा पका आधा बिना पका। तो सारी कीमत क्वालिटी की है। ठीक बात। आप अगर क्वालिटी देते हो सामने वाले को, डेयरी पे जाते हो आजकल दूध देने, वहाँ दूध के पैसे मिलते हैं या फैट के पैसे मिलते हैं? फैट के माल के। जिसकी भैंस जैसा दूध देगी वैसे पैसे। तो ताऊ जी इस बात को अपने ऊपर भी तो लागू करो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आप गन्ने के जूस वाले को मुड़ा हुआ गन्ना दो, 350 रुपये लेगा। सीधा गन्ना दे दो, मोटा गन्ना दे दो, काड़ा नहीं होना चाहिए, वहीं पर 700 रुपये देगा आपको सीधे। तो ये लोग अज्ञानता के कारण बेचारे किसी कारण से केला तो लगाए, मगर सही ज्ञान ना होने के कारण उसको मेंटेन नहीं कर पाए, और उनको लास्ट में लगा कि यार फंस गए, इसको जुतवा दो, हमारा गन्ना ही ठीक है। और वास्तविकता ये है कि जानकारी गन्ने की भी नहीं है। जानकारी अगर एक सैनिक को उसका हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं मिली है तो वो अच्छा सिपाही कैसे बन जाएगा? अगर एक किसान को खेती करने की ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है और हमारी जिम्मेदारी कंधे पर दे दी कि तुम अन्नदाता हो, पेट भरो देश का, मुझे पता ही ना भरना कैसे। हमारे यहाँ क्या होता था कि अगर हम आपसे 800 साल पहले पीछे जाएं तो 800 साल पहले की कहानी ये थी साहब कि हमारे यहाँ पे जो चतुर व्यक्ति होता था, घर का मुखिया होता था, सम्मानजनक व्यक्ति होता था गांव का, वो अपने नेतृत्व में खेती कराता था पूरे गांव को पहले। और गांव में एक चौपाल लगती थी कि सभी को उस चौपाल में आना अनिवार्य है। शाम को खेत से आ गए, वहाँ पे अपना हुक्के हुक्के भर लिए, और कोई पेड़ वेड़ होता था या किसी की बैठक होती थी, और शाम को वहाँ पे 4 पहियाँ पड़ जाती थी। खाना खाने के बाद सारे गांव के लोग आके बैठते थे, तो उसमें से 5 लोग मुख्य चतुर लोग चुन लिए जाते थे जो खेती को ज़्यादा अच्छे से जानते थे। उन लोगों के कहने पे खेती की व्यवस्था होती थी, और अगले दिन खेत में क्या काम करना है वही 5 लोग बताएंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जी। अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे देश में मुगल घुसे। हालांकि मुगल कभी राज नहीं कर पाए भारत पे। हम लोग बोलते हैं कि मुगलों का रास्ता कब था, मुगल कभी राज नहीं कर पाए। मुगल एक टुकड़े पे राज कर पाए केवल भारत के। कब जाके बैठे, ना तो वो महाराष्ट्र में घुस सके कभी, ना वो राजस्थान में घुस सके। सूरजमल जी ने घुसने टिका दिया, उनके घुसने नहीं दिया कभी।
तो राज कहाँ किया? केवल दिल्ली और आगरा में 2-4 जगह बैठ गए वो जा करके, तो लगा के राज कर लिया। वो भी हमारे जैसे 2-4 जयचंदों ने मिलकर गड़बड़ करा दी। तो उस समय में उन्होंने हमें खेती से विमुख किया। जो चतुर व्यक्ति थे वो अपने साथ मिला लिए मुगलों ने। उसके बाद अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने क्या किया, हमें खेती से हमारा मन हटाया और हमें नौकरी पे लालच दे दिया कि क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं बिना मेहनत के पैसे देता हूँ, बस यहाँ बैठो आराम से। अब बिना मेहनत के पैसा मिलने लगा, तो हमने खेती, वरना हम तो व्यवसायी थे साहब। हमारे घर घर में सूत कत्ता था, हमारे घर घर से यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी जाती थी, मिट्टी के बर्तन जाते थे, शिल्प कला भारत में थी, पत्थरों पे नक्काशी होकर के हम बेचते थे। हम लोग, हमारे यहाँ से गुड़ जाता था, हमारे यहाँ से आम जाता था, हमारे यहाँ से केला जाता था, तो हम लोग व्यापार करते थे। मसाले जाते थे हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ से धान, कुट्टू, समाई, बाजरा, कोदो, ये मिलेट्स जिसको आज आप बोल रहे हो जी, मिलेट, ये सब चीज़ें हम पूरी दुनिया में ताऊ जी हम लोग यहाँ से बेचते थे। और बदले में भारत के अंदर विदेशों से रत्न आते थे, जिसके देश में जो है, अब रत्न खा के पेट तो भरेगा नहीं। तो भारत को कृषि प्रधान देश है, इसलिए कहा गया कि जलवायु हमारी इतनी सुंदर है कि हम इस देश में कुछ भी उगा सकते हैं। अपने आप में ये 20 देश हैं, 20 स्टेट नहीं है, 29 स्टेट, ये 29 देश हैं। आप यहाँ पे कुछ भी उगा सकते हो, अलग अलग जगह की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो भारत की खेती में जो नया आयाम आया उसको अंग्रेजों ने पढ़ लिया, और फिर अंग्रेजों ने यहाँ पे सबसे पहला अटैक खेती पे किया और लगान लगाने चालू कर दिए खेती पे, कि जिससे भारतीय खेती को छोड़े। वो लगान बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और हम लोगों को खेती से मुंह मोड़ना पड़ा। हमारी सारे फसल पे तो कब्जा कर लेते थे, तो किसान की बौद्धिक स्तर खत्म हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि पढ़े लिखे आदमी को नौकरी करना भेज दो, जो मूर्ख है उसको बोलो खेती में वैसे भी कुछ मिल नहीं रहा है, अंग्रेज लेके चले जाएंगे। ना इसमें तो कर तो जो घर का अनपढ़ आदमी था जी, वहां से प्रथा चालू हो गई खेती की। ये जो रात में विवाह हो रहे हैं ये भी तभी शुरू हुआ। मुगलिया अंग्रेज जो सुंदर बच्चियां होती थी, दिन में शादी कर रहे हैं, उनको आकर ले जाते थे। इसलिए हम लोग चोरी छिपे रात में शादियां करते थे। अब वो भय अब तक व्याप्त था, अभी तक भी लोग रात्रि में शादी कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार शाम के 6 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे तक कोई भी धार्मिक कार्य करना वर्जित है। सही बात है। हम रात को शादी कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों के तलाक देख लो आप, जब से रात्रि की शादी शुरू हुई है तब से तलाक के कैसे, आप रिसर्च करो ना इन चीजों पे, जी जी, तब से ये हमारे तलाक चालू हो गए। मेरी शादी होने तक तलाक नहीं थे, ना के बराबर थे। जब मेरी शादी हुई थी दिन में हुई मेरी, मैं खुद बोला मैं रात में नहीं करूंगा, मेरे को दिन में फेरे फेरने, मेरे शास्त्रों में लिखा ही नहीं है कहीं भी। हम क्या कर रहे हैं, रात में 1:30 बजे। दूसरी बात, विवाह एक संस्कार है, एक यज्ञ है, इसमें सारे देवी देवताएं आते हैं, उनको हम आह्वान करते हैं, 1 घंटे तक मंत्रोच्चार से बुलाया जाता है उनको। अब वहां पे फूफा जी बैठे हैं दारू पिए हुए, मौसा जी बीड़ी पी रहे हैं कोने में बैठे हुए, भाई साहब जीजा जी गुटखा थूक रहे हैं, लौंडा खुद 2 पैक टिकाए बैठा है, व्रत नहीं रखा उसने। एक फास्ट रखा जाता है कि राम जब सीता को ब्याने गए थे, जब धनुष तोड़ने गए तो राम ने उपवास रखा था उस दिन। ये तो सत्संग भी हो गया था। हमने वो काम किया नहीं। अब हमारे हम चमड़े की बेल्ट पहन के बैठे हैं, जूते यहीं, यहाँ पे पंडित जी बैठे हैं, यहीं जूते निकाल के लड़की का बाप बैठ रहा है। लड़की रजस्वला है कि नहीं है किसी ने पूछा ही नहीं, तारीख रख दी पंडित जी ने कि 16 तारीख, और लड़की को पीरियड आ गया 16 तारीख में। यार फिर बताओ, फिर कहाँ से वो लड़की बच्ची परेशान है। अच्छा, ये बात ट्यूब पे तो आ रही होगी जी। हाँ ये आएगी, इस पे चैनल पे आएगी, लोगों तक पहुंचाने के लिए बता रहा हूँ। तो साहब ये हमने प्रथा चला दी। अब आप बताइए, क्या वो विवाह कभी, उस विवाह में अब देवी देवता आए? तो जब देवी देवता वहां पे आसमान से उतरे, हमारा मानना तो ये कि वो हमर में आते हैं। जब उन्होंने देखा यहाँ पे तो दुराचार, राक्षसों के यहाँ पे आ गए हम, ये राक्षसी कर्म है, तो वो राक्षसों के यहाँ पे आ गए। अब राक्षसी व्यवहार के अंदर क्या देवी देवता आशीर्वाद देंगे आपके बच्चे को या आपकी बच्ची को? वो वहां से नाराज होकर जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप यहाँ पे मुझे आशीर्वाद देने आए, अगर मैं आपकी यहाँ पे बेइज्जती करूं तो आप कुछ भी ना कहो, लेकिन यहाँ से जब जाओगे तो ये जरूर कहोगे कि सुन लड़के, बेटा तू ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, मेरा आशीर्वाद, मेरा तुझे बद्दुआ है, तूने मेरी उम्र का लिहाज नहीं करा। पहली बात तो तूने मुझे बुलाया क्यों था यहाँ, और बुलाया तो मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया, जा मेरा श्राप है, तू कभी खुश नहीं रहेगा। तो वो जो देवी देवता आपके हवन में से वापस जा रहे हैं वहां से रुष्ट होकर के, जब वो देख रहे हैं कि दुष्ट बैठे हैं चारों तरफ, तो क्या आपके बच्चों की शादियां टिकेंगी? शादी के 6 महीने नहीं होते और बहू तुम्हें चक्कर कटाना चालू कर देती है। लड़का ससुराल में इज्जत नहीं कर रहा है उसके बाप की। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ये है ताऊ जी कि हमने अपने संस्कारों को खो दिया।
अभी वो बद्दुआएं लग रही हैं। वरना देख लो, आप रिसर्च करो इस चीज की। है ये वाकई में बिल्कुल सही। उस समय ईश्वर माफ कर देता था, क्योंकि उस समय में हम मजबूर थे कि प्रभु हम क्या करें। तो विवाह में हम ये नहीं कह रहे कि आप रात की शादियां मत करो, बिल्कुल करो। जी जी। आप क्या करो, विवाह फेरों पे लिमिटेड लोग बुलाओ, लिमिटेड 15 से 20 आदमी। सात्विक भोजन बने, बिना लहसुन प्याज का भोजन बने, व्रत टाइप का एक हो, भंडारा टाइप का, और वहां पे आए। कोई भी आदमी दारू बीड़ी शराब सिगरेट ना पिए, भारतीय परिधानों में हो, सांस्कृतिक परिधानों में हो, कॉटन के कपड़ों में रहें, सम्मान से विवाह करें, और दोनों पक्ष मिलकर के उस संस्कार, उस हवन यज्ञ को पूरा करें। उसके बाद रात में आराम के साथ मजे से जो तुम्हारा मन करे, फिर नंगे नाचो तुम रात को। उसी दिन रात को शादी रखो, और जयमाला होते ही लड़की विदा करा दो 12-1 बजे। जाओ भैया सब अपने अपने घर को। ये काम करना पड़ेगा हमें। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम लोग कभी भी जीवन में सुखी नहीं। तो साहब नहीं होते जा रहे हैं ज्यादातर। ताऊ जी कारण यही है जो मैंने आपको बताया है।